नमस्ते। प्रेसियो क्लॉक इस बुक समरी की सीरीज में मैं प्रोफेसर महेश खड़के आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एक बहुत जबरदस्त बुक की समरी देख रही है और बुक है पेरेंटिंग एंड काउंसलिंग स्किल। आज इसका थर्ड चैप्टर चल रहा है और उसका आज दूसरा भाग देखेंगे। कल का जो पार्ट था, उस कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि होम एज एन इंस्टीट्यूट, घर में बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहिए। उसमें हम लोग ने देखा था पेरेंट एज ए एजुकेटर एंड मोटिवेटर, पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए, बच्चों को सीखना कैसे, ये उसको सिखाना है, उसको स्किल्स देनी है, उसको नॉलेज देना है, और ये करते करते बच्चे में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए थी ये भी हम लोगों ने देखा था। और अगर ये स्किल नहीं हो या स्किल्स कम कहीं पे पड़ रही है तो पेरेंट्स को यहाँ पे क्या करना है। आज इसी थर्ड चैप्टर के सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि बहुत बार बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं या स्कूल नहीं जाना चाहते, उसको बोला जाता है स्कूल फोबिक चाइल्ड। आपका बच्चा स्कूल फोबिक है क्या? या स्कूल जाने का समय हो गया तो उसका पेट दर्द करेगा, उसका सिर दर्द करेगा, उसको एंजाइटी होगी, घबराहट होगी, उसको वॉशरूम जाना रहेगा, यानी कुछ भी करके स्कूल जाने के टाइम पे आपका बच्चा कुछ ना कुछ टाइम पास करेगा या कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम होने लगेगा। और बहुत बार ये आपको समझ में आता है कि बच्चा आपसे झूठ बोल रहा है, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि आपको भी लगता है कि जान दो, आज इसको स्कूल नहीं भेजना है, या कभी कभी हम लोग उसको जबरदस्ती भेज देते हैं। तो पेरेंट्स ऐसे क्यों होता होगा? इसके बहुत सारे रीजन है। एक तो स्कूल में उसको बच्चे चिढ़ा रहे होंगे, या स्कूल में उसको वो चीज समझ में नहीं आ रही होगी, या स्कूल में उसके जो टीचर है वो मे बी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, या मे बी आपके बच्चे का जो आईक्यू है वो थोड़ा कम हो सकता है कि जो नॉर्मल बच्चे को स्कूल में टीचर पढ़ा रहे वो आपके बच्चे को वहां पे समझ में नहीं आ रहा है। वो समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है। बाकी बच्चे क्लासरूम में आंसर दे पा रहे हैं, उन्हें अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपका बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा है और उसको कहीं पे तो नर्वस फीलिंग हो रही है, वो फ्रस्ट्रेट हो। और फिर इससे कैसे आगे निकलना है उसको वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी वो एज भी नहीं है, वो किसी को बता भी नहीं पा रहा है कि एग्जैक्टली उसको क्या प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहां पे हो सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा पाया जाता है कि स्कूल के वॉशरूम कभी कभी बच्चे इतना गंदा कर देते कि दूसरे बच्चे वहां पे जा नहीं पाते और उसको फिर वॉशरूम जाना होता है, वो जा नहीं पाता है। या कभी कभी वो कपड़ों में ही कर देता है, उसके वजह से बच्चे उसको चिढ़ा देते हैं। तो ऐसे बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वहां पे। तो अगर बच्चा स्कूल फोबिक है, स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, तो आपको बच्चे को बहुत ही प्यार दुलार करके उसको समझना होगा आपको कि एग्जैक्टली उसका प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि हर एक बच्चा घर के बाहर जाना चाहता है, खेलना चाहता है, दूसरों में मिक्स होना चाहता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आता, वो अकेला रहना चाहता है। तो कभी कभी ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है, या दूसरे भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो कभी कभी बच्चे का आईक्यू कम होने का, ये बहुत बार ऐसा पाया गया है कि बच्चे को वहां पे स्कूल में जो कुछ चीजें हो रही है वो समझ में नहीं आ रही, इसके लिए वो जाना नहीं चाहता है। कभी कभी क्या हो रहा है कि बच्चे को बहुत ज्यादा टाइम वहां पे लगता है क्योंकि उसका आईक्यू कम हो सकता है। सो पेरेंट्स, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि 84 से लेके 109 तक का जो आईक्यू कहा गया है, जो आईक्यू टेस्ट ली जाती है उसमें अगर 84 से 109 तक का है तो दैट इज एवरेज आईक्यू। मोस्ट ऑफ लोगों का ये होता है। 109 से अगर कोई आईक्यू है, 1010 से लेके 130 140, दैट वन इज अ हाई आईक्यू। और कुछ बच्चों का आईक्यू 180 से भी ज्यादा होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा एवरेज है तो वो कोई भी चीज जो नॉर्मल क्लास में चल रही है वो समझ लेता है। कुछ बच्चों का आईक्यू 70 से लेके 84 तक का होता है, वो बॉर्डर लाइन पे है, थोड़ी उसकी समझने की क्षमता कम है, लेकिन अगर उसको अच्छे से एटमॉस्फेयर दिया गया तो वो चीजें समझ लेता है। उसको वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर 70 से नीचे है तो उसको मेंटली रिटार्डेड कहा जाता है। ये बच्चे जल्दी से कुछ चीजों को समझते नहीं, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होती है, स्पेशल टीचर्स होते हैं, तो वो उन्हें एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। तो कभी कभी बच्चे क्यों नहीं समझते, तो उसके भी बहुत सारे रीजन है। एक तो उसका आईक्यू कम होता है, या तो उसको टीचर पसंद नहीं है, या तो वो टीचर बहुत ज्यादा डांट रहे हैं, या तो बच्चे उसको चिढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारे, कुछ बच्चों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता, कुछ बच्चों को साइंस अच्छा नहीं लगता है, किसी को दूसरी लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती, किसी को इंग्लिश अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसे ढेर सारे रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ये आपके बच्चे को ये समझने में तकलीफ हो रही है, स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, या कोई चीजें वो जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहा है जो नॉर्मल बच्चे कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल है अल्फाबेट्स की रीडिंग राइटिंग है,
न्यूमेरिकल्स वैल्यू की राइटिंग रीडिंग है, अगर आपके बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, कलर प्रॉपरली फिलअप करना है, तो आपको समझ लेना है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है और आपको जल्दी से उसके ऊपर एक्शन लेनी है। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है, वो भले उसका आईक्यू अगर कम है तो स्पेशल टीचर्स है, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स है, उनको प्रॉपरली हम लोग वहां पे डाल के आपके बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ थोड़ा बहुत लेके आ सकते हैं, या वैसे हम लोग कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा होता क्यों है, अगर हमारे तो पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहले उसके कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप बच्चों को ऑब्जर्व करके ये पता कर सकते हैं। ऐसे होता है कि कभी कभी टीचर्स को भी पता नहीं चलता है बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, और कुछ दिनों के बाद, यानी उस थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में जाने के बाद फिर पता चलने लगता है कि अरे इसमें तो कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन अर्ली स्टेज में अगर पता चले तो हम लोग उसके ऊपर जल्दी एक्शन लेके उसके काम कर सकते हैं। तो उसके कुछ सिम्टम्स है, जैसे स्लो रिएक्शंस। कोई भी चीज बोलो तो वो बच्चे की रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है। यानी कभी कुछ टीचर अगर चॉकलेट दे रही है या खेलने को छोड़ रही है तो बहुत सारे बच्चे जल्दी से रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन ये बच्चे रिएक्शन बहुत स्लो देते हैं। उसको कोई चीज जल्दी से समझ में नहीं आती, क्लैरिटी नहीं है कि अगर आप जो भी बोल रहे हो उसको समझ में नहीं आ रहा है। स्लो लर्निंग, यानी बाकी बच्चे एबीसीडी 1 2 3 4 आई जल्दी जल्दी सीख रहे हैं और ऐसे बच्चे ये जल्दी नहीं सीख पाते। है इन बच्चों का, आप बता कुछ रहे हो और ये लोग कर कुछ अलग रहते हैं, फिर आप चिड़चिड़ापन उनके ऊपर करते हो, चिढ़ते हो, डांटते हो। कभी कभी पेरेंट्स या टीचर्स मार भी देते हैं, लेकिन ये बच्चों का प्रॉब्लम कुछ अलग होता है। तो अगर ये बच्चे में काफी दिक्कत आ रही है तो आपको समझना कुछ अलग है। ये बच्चे शॉर्ट टेम्पर होते हैं, इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी तो आपको देखना है कि गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है तो मे भी कुछ प्रॉब्लम है। कुछ चीजें ये लोग याद नहीं रह पाते, अगर कल ही आपने पढ़ाया होगा तो आज ये इमीडिएटली भूल जाते हैं, या आपने अभी पढ़ाया 2 4 घंटे के बाद पूछो तो वो भूल जाते हैं, तो उनको याद भी नहीं रहता है। कोऑर्डिनेशन है, यानी एक चीज दूसरे, जैसे आपने उनके ऊपर बॉल थ्रो किया तो उनको उसकी कैच पकड़नी है, तो डेवलपमेंट इनका जल्दी नहीं हो रहा है, यानी फिजिकल हो या मेंटली हो, डेवलपमेंट इनका बहुत ही स्लो होता है। फिजिकली फिटनेस, आपको उनको देख के ही पता चलेगा कि ये बच्चे में कुछ ना कुछ इश्यू है। जितने बच्चे नॉर्मली फिट एंड फाइन और एक्टिविटीज दिखती है इनको कम दिखती है, और ये बच्चे बहुत ही स्लो लर्नर होते हैं। अगर पेरेंट्स या टीचर जो यहाँ पे सुन रहे हैं, अगर ये सिम्टम्स आपको कोई बच्चे में दिख रहे हैं तो समझो इसे हमें स्पेशल थेरेपी देने की जरूरत है। लेकिन ये होता क्यों है? ये होता है, कभी कभी जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, माँ और उनके जो माँ पिता है उनके जब जीन्स कंबाइन हुए थे वो टाइम पे में भी कुछ प्रॉब्लम आया होगा। ब्रेन की प्रेगनेंसी पीरियड में वो बच्चे के कुछ हादसा हुआ होगा माँ के साथ, तो इसके लिए वहां पे इंजरी आ सकती है। कभी में भी प्रेगनेंसी पीरियड में एक्सरेज निकाले होंगे उसके की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अभी ये प्रॉब्लम तो हो गया, लेकिन अभी इससे बाहर कैसे निकलना है, इस क्लिनिक है ये बच्चों के लिए। अलग अलग एरिया में अलग अलग डॉक्टर्स इसके लिए रहते हैं, थेरेपिस्ट रहते हैं, बहुत अलग टीचर्स रहते हैं जिनको प्रॉपरली इसके लिए ट्रेन किया जाता है। ऐसे लोग कभी आपके घर पे आके भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, या इनके लिए कुछ स्पेशल स्कूल्स होती है वहां पे जाके भी इनको ट्रीट किया जाता है। कुछ सर्विसेज फैमिली सेंटर्ड होती है, कुछ बच्चे ज्यादा हाइपर एक्टिव या ज्यादा गुस्सेलू होते हैं, या कुछ फिजिकली वो फिट नहीं हो पाते, इसके लिए भी कुछ घर पे जाके भी आपको ये बच्चों को ट्रेन करने वाले ट्रेनर्स मिल जाते हैं। कभी चाइल्ड सेंटर सर्विसेज होती है कि सेम प्रॉब्लम वाले चाइल्ड को एक सेंटर पे लेके जाओ, तो 3 4 बच्चों में वो बच्चा मिक्स होगा तो वो जल्दी से कुछ समझेगा। कभी कभी घर पे भी प्रोग्राम मिलते हैं,
और इनको मेन थेरेपी क्या दी जाती है, इनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी, दैट वन इज छोटे छोटे स्किल्स इनको सिखाए जाते हैं। यानी अभी पता है हमें कि इनका आईक्यू कम है, तो ये बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई में काम नहीं करेंगे, लेकिन छोटे छोटे स्किल्स ये लोग सीख सकते हैं, जैसे कारपेंटरी का काम है, ड्राइंग के स्किल्स हैं, या बाकी ऐसी जो छोटी छोटी एक्टिविटीज इनको दिया तो इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। बहुत बार ऐसे पाया गया है कि ये मेंटली डिसेबल जो स्टूडेंट्स है, ये लोग स्विमिंग या अदर एक्टिविटीज में बहुत अच्छे हो जाते हैं। उनके बाद प्ले थेरेपी, इनको प्ले वे मेथड अगर इनको दिया जाए तो ये बच्चे अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। स्पीच थेरेपी, ये बच्चे जल्दी बोल भी नहीं पाते, तो इनको एक एक वर्ड उनको डायरेक्शंस देके या उनके ऊपर वो एक्टिविटीज करा के या टीचर उनके साथ खेल के एक एक वर्ड का उनको सिंबल दिखा के कलर दिखा के कुछ सिखा सकता है, और ये बच्चे इसमें सीख लेते हैं। सो ये अलग अलग एक्टिविटीज है, और अभी के दिन में आजू बाजू के छोटे टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में ऐसे सेंटर्स अवेलेबल है कि आप बच्चों को वहां पे लेके जा सकते हो, और इनको हम लोग मेन स्ट्रीम में लेके आ सकते हैं। पूरा नहीं, लेकिन कुछ हद तक ला सकते हैं, ये बच्चे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अभी आगे का प्रॉब्लम है, अगर मेंटली डिसऑर्डर्ड बच्चा है, डिसेबल बच्चा है, तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन बच्चे का आईक्यू अगर बहुत ज्यादा है, कुछ बच्चों का आईक्यू 180 से ज्यादा होता है और वो बच्चे बहुत ही शार्प होते हैं, लेकिन ये बच्चे कभी क्लासरूम में और नॉर्मल उनके एज के बच्चों में बैठना पसंद नहीं करते हैं। उसका रीजन है, उनको लगता है कि इनके साथ बैठ के मैं मेरा टाइम खराब कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी बच्चों को जितना टाइम लगता है ये सब चीजें करने को, ये बच्चे बहुत ही चुटकियों में बहुत सारा काम कर देते हैं, ये वो पढ़ाई का हो या बाकी भी उनको कुछ किया। तो फिर ऐसे बच्चे एक जगह पे चुप नहीं बैठते, वो लोग क्लासरूम में तकलीफ देते हैं, वो लोग घर में तकलीफ देते हैं, क्योंकि इनकी मेंटल एबिलिटी इतनी ज्यादा है कि आप हमारे जैसे एवरेज लोग अगर उनको एवरेज बच्चों में रखे तो ये बच्चों का काम जल्दी हो जाता है, और फिर खाली टाइम में ये फिर आपका सिर खाने वाले हैं और आपको तकलीफ देने वाले हैं। तो बहुत बार टीचर्स को और पेरेंट्स को भी ये तकलीफ आती है कि अगर बच्चे का आईक्यू ज्यादा है तो हम लोग करें क्या। तो ऐसे बच्चों को दो चार चीजें कर सकते हो, इनको कोई काम का लीडर बना दो और उनको बोलो ये काम आपको करना, बाकी के लोगों को लेके ये काम करो, या उनको उनसे बड़े वाले लोगों के बीच में रखो, उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज दो कि नॉर्मल नहीं, उनसे 3 4 5 स्टैंडर्ड बड़े वाले बच्चों को जो एक्टिविटीज लगती है या जो स्टडीज लगती है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम उनमें दो, तो वो लोग एंगेज हो जाएंगे। ये बच्चे हमेशा अपने से बड़े वाले लोगों में ही रहना पसंद करते हैं, तो उनको वैसे टाइप का एटमॉस्फेयर दोगे तो ये बच्चों की मेंटल एबिलिटी को कुछ काम मिलेगा, वो काम करेंगे, फिर आपको तकलीफ नहीं देंगे, और उनकी भी वो ग्रोथ वहां पे होती रहेगी। सो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग यहीं पे रुकने की कोशिश करते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलेंगे होम एंड फैमिली कॉन्सेप्ट को लेके। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब बच्चों के ऊपर जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये हम लोग हमारे यहाँ पे भी करते हैं। हमारे पास जो बच्चे आते हैं हम लोग देखते हैं, कुछ बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं होता है, कोई साइंस में अच्छा नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे तो अभी ऐसे हो गए कि वो 10th में आ रहे हैं, उनको रीडिंग नहीं आ रही। तो हम लोग भी क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को अलग लिखा रखते हैं, उनके लिए अलग टीचर अपॉइंट करते हैं, उनसे वो लर्निंग करवाते हैं, रीडिंग करवाते हैं। एक बार बच्चे को रीडिंग आ गया, मैथ्स के बेसिक कैलकुलेशन आ गए, तो बच्चा आगे जाके बड़े बड़े सम्स भी कर सकता है और अच्छे से आंसर भी लिख सकता है। अगर आप लोगों को आपके बच्चों से लेके ऐसी कोई समस्या आ रही है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहां पे मुझे मेल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल पर्सनली कॉल कर सकते हो। मुझे आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में या आपकी मैं कुछ मदद कर पाऊँ तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस होगी। जाने से पहले हर रोज आपको सुबह सूरज से पहले उठना है, तो आपको क्या होगा, 2 से 3 घंटे नॉर्मल लोगों से ज्यादा मिलेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। खुद को फिट रखने के लिए हर रोज सुबह 40 मिनट जरूर एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि जो फिट है वही हिट है। आपका मेंटली फिट रहने के लिए कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने के बाद आपको आइडियाज आएंगे, उसको नोटबुक में लिखिए। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही वो आइडियाज को जरूर पढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे ये वीडियो अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही मददगार साबित हो रहा है, तो प्लीज 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 इसके ऊपर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कलीग्स में इसको जरूर भेजिए। हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज वीएम ट्यूटोरियल्स को जरूर फॉलो कीजिए, और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, कल हम लोग मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, दैट वन इज अ होम एज एन इंस्टीट्यूशन, होम एंड फैमिली कॉन्सेप्ट को लेके। और
पास से लेके आज तक, गए 400-500 साल से लेके आज तक हमारा होम का कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हो गया और उसका इफेक्ट बच्चों के ऊपर कैसे हो रहा है, और आज हमें पेरेंट्स को उसके लिए क्या करना है, ये हम लोग नए नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक सबको थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर।